जी नमस्कार। मैं सिरसा अपने प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमने सिरसा के अंदर ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपने सिरसा के अंदर सबसे बढ़िया बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, ताकि लोगों को ये सुविधा मिले। पिछले लास्ट 6 महीने के अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। एक डिपार्टमेंट हमने न्यूरोलॉजी का शुरू किया है और दूसरा हमने ऑन्कोलॉजी का शुरू किया है। दोनों ही सुविधाएं सिरसा के अंदर अभी तक नहीं थी, जिसके अंदर मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि शहर के अंदर हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, सारी सुविधाएं मिले। इसी मंशा से अपन ने ये सब डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। तो जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हम सभी को कीमोथेरेपी अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर शुरू किया है, जिसके अंदर ऑन्को की ओपीडी शुरू होगी। ऑन्को का जो कीमोथेरेपी होती है वो अब देंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा जो है बाकी सभी पैनल पे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हमने दूसरा डिपार्टमेंट जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में डॉक्टर देवाशीष गुप्ता हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं, डीएम न्यूरोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अंदर जिन लोगों को जैसे मिर्गी के दौरे आते थे, नसों में कमजोरी या कई बार स्ट्रोक होता है, जो आने वाले टाइम के अंदर अब सर्दियों के अंदर जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही स्ट्रोक होता है दिमाग का, अगर आदमी तुरंत पहुँच जाए और सही ढंग से ट्रीटमेंट ले ले तो बहुत बढ़िया रिकवरी है। तो ये फर्स्ट टाइम सिरसा में अपने यहाँ शुरू किए हैं दोनों डिपार्टमेंट। इनकी हम रेगुलर ओपीडी, आईपीडी और सभी तरह की सुविधाएं इनमें दे रहे हैं। कि कैंसर के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो मरीज को बहुत पहले से आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट मरीज क्या करता है, इग्नोर करता रहता है उन चीज़ों को। जैसे कि छोटी मोटी है, अगर मुंह के कैंसर का हम बात करें तो कोई छोटा मोटा छाला हो गया मुंह के अंदर, कि हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे किसी पास में डॉक्टर के पास जाते हैं, जी छाले की दवाई दे दो, बट क्या होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल छाला होता ही नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को पहले से ही किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं तो बहुत जल्दी हम उसको डायग्नोस करके और बहुत जल्दी उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आराम मतलब आप मानिए कि 90-95% चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और आप घग्गर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए केमिकल्स की वजह से कंटेमिनेशन होता है मिट्टी में, तो जिसकी वजह से अपने जीआई मैलिग्नेंसी बोलें जी, अपने आंत का या पेट का जो कैंसर होता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें आप लक्षण ये शुरू में आप देख सकते हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द होना या फिर काले रंग की लेटरिंग आना, ये हम कुछ शुरुआती लक्षण मान सकते हैं, जिसको हम अगर काफ़ी जल्दी अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा इसका इलाज हो सकता है अपने पास में कीमोथेरेपी से। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, आखिरी स्टेज में जाकर पता लगता है, तो उनके लिए भी क्या ट्रीटमेंट यहाँ सिरसा में आपके पास रहेगा? जी बिल्कुल, हमारे पास में 4th स्टेज का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध रहेगा। हालांकि 4th स्टेज में जो इलाज ठीक होने के चांसेस हैं तो काफ़ी कम होते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी ज़िंदगी है वो कम से कम दर्द के साथ में वो हो सके। तो हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं उसको, तो हमारे पास में ये सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो इसमें ये कौन कौन से टाइप की मेन होती है डॉक्टर साहब, जैसे गले का हो गया, इसके अलावा? देखिए कैंसर एक आप बोल सकते हैं कि कैंसर कुछ अलग से बीमारी नहीं है। पूरे शरीर में कहीं भी जो अपना नॉर्मल सेल होते हैं, एक उनकी डिवाइड होने की क्षमता होती है कि वो कहीं पे रुक जाते हैं। जब वो रुकने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है कि उनका कोई अंत ही नहीं है, वो डिवाइड होते रहते हैं, तो हम उसको कैंसर का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए जी, पूरे शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है, मुंह से लेके पैरों तक। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कहीं पे कैंसर नहीं होगा। तो मुंह का कैंसर, पेट का, अपने फेफड़ों का, अपने आंतों का, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। सर, कैंसर के ठीक होने के कितने चांसेस रहते हैं? देखिए मैडम, कैंसर के ठीक होने के चांसेस अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में हम उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं तो आप ले काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि उसको ठीक रहने के। अब मानिए कि 100 में से 60-70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर हम उसको सेकंड स्टेज तक डायग्नोस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, संजीवनी हॉस्पिटल ने इसकी शुरुआत की है, हालांकि पहले का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है सिरसा में जो कैंसर से संबंधित जांच कर रहा हो। आमतौर पर जब पहले कोई जांच करवाता था तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, क्योंकि 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, पहले तो वो था। और उसके बाद किसी हॉस्पिटल जाए तो फिर अनावश्यक खर्चे भी आ जाते थे।
तो हम मान के चले कि संजीवनी हॉस्पिटल में फाइनेंशियल भी रियायत दी जाएगी अगर कोई पेशेंट है अफोर्डेबल, भारी भरकम बोझ पेशेंट पे ना पड़े और ठीक ठाक पैसे में इलाज हो। नहीं, इसके अंदर क्या है कि अपना उद्देश्य यही है कि लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि नेचुरल है कि जब लोकल कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो उसके कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस वैसे ही आ जाती है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम लो कॉस्ट पे, जितना मिनिमम कॉस्ट पे हम उसका इलाज कर सकें। और ख़ास तौर पे इसमें कुछ आयुष्मान के लोगों को भी राहत मिलेगी, जो पैनल पे लोग होते हैं, जैसे ESI हो गया, ECHS हो गया, या अदर हरियाणा गवर्नमेंट के लोग हो गए, उनको भी इसके अंदर बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि एक देखिए फैमिली का एक अगर मान लो किसी को हिसार या दिल्ली जाना है तो पूरा वो गाड़ी लेके जाएगा और सारा उसके साथ 2 लोग जाएंगे। यहाँ पर किसी भी समय आराम से वो इलाज ले सकता है, तो घर जैसी सुविधा रहती है इसको। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने एक तोहफा दिया कि सुबह 9 से 10 की ओपीडी आपने छोटे बच्चों के लिए फ्री रखी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ बताइए। नहीं, वो तो देखो जॉय ऑफ गिविंग एक कंसेप्ट होता है कि आपको कुछ समाज में दे के खुशी मिलती है, तो वो उसी के तहत एक प्रोग्राम था कि चलो कुछ बच्चों को जो लोग उनके पेरेंट्स OPD अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आके वो एक बार कंसल्टेशन ले। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के साथ साथ सिरसा के लोगों के लिए हम एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि कम पैसे में ठीक अच्छा इलाज लोगों को मिले। इसके साथ साथ आपका मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सिरसा का एकमात्र हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हॉस्पिटल है। और आपको कितना सुकून मिलता है? नहीं, मैं तो देखिए सिरसा का ही रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरी बादरा बाज़ार में घर है मेरा। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने यहाँ स्कूलिंग करी है, नेशनल कॉलेज से मैंने +2 करी है, तो जड़ें तो मेरी यहीं से जुड़ी हुई है। और अपने शहर के अंदर काम करके अगर हम इस दिशा के अंदर काम करते हैं तो अच्छा लगता है। और अपने सब रिश्तेदार होते हैं, हर कोई आदमी कहीं ना कहीं से कनेक्ट निकलता है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, तो अच्छा लगता है अपने परिवार की हेल्प करके, उनको राय देके। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि न्यूरो भी है और कैंसर का भी विभाग शुरू हो गया, और साथ साथ ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जो संजीवनी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी विभाग? अभी मैं जैसे डॉक्टर साहब से आप न्यूरो के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि लोगों को भ्रांतियाँ रहती है कि न्यूरो के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती है जो लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, या कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको वो तवज्जो नहीं देते, जो बाद में दिक्कत कर देती हैं। हमारा इसके अंदर अभी जो बेसिक सुविधाएं और सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं लगभग जो हम सिरसा के अंदर दे सकते हैं वो दे रहे हैं। कुछ सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि शहर भी उतना मैच्योर नहीं होता, फ्लो भी नहीं रहता, और कई बार अपने पास संसाधन भी नहीं उपलब्ध होते। तो जैसे जैसे हमारा लक्ष्य यही है कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ शहर को हम दें, कोई नई चीज़ दें, या जो चीज़ है ऑलरेडी उसको हम अपग्रेड करें। अभी हमने रिसेंट एक जो मानसिक रूप से बच्चे विकलांग तो नहीं कहेंगे उनको, जैसे कि डिफरेंटली अनेबल्ड है वो बच्चे, या कई बार जो बच्चों का कुछ ऑक्यूपेशन थेरेपी है, उसका भी एक डिपार्टमेंट हमने दिल्ली की एक टीम को, कैरिटोस को दिया है, जिसके अंदर वो रिहेबिलिटेट करते हैं बच्चों को, जो बच्चे चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते या कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए टीम है, वो हमने अभी शुरू की है। सर, एक ब्लड डोनेशन कैंप भी आज एक साथ रखा गया है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? और हर साल रखा जाता है सर ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने हमारे हॉस्पिटल के लिए एक मेरी दादी जी की पुण्यतिथि पर और एक मेरे दादाजी की पुण्यतिथि पर हम नॉर्मली ये करते हैं। पिछले 10 सालों से हम ये कर रहे हैं। तो एक तो हमारे बुज़ुर्गों की याद के लिए हम करते हैं कि ताकि उनको स्मरण किया जा सके, उनकी शिक्षाएं और उनके आशीर्वाद से जो आज हम जिस स्थान पर हैं उस चीज़ को अनुभूत करें। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा समाज में लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप तो एक अच्छी चीज़ है, इसके जागरूकता भी फैलती है, थोड़ा सा हम भी देते हैं, हमारे स्टाफ भी दे देता है। और मैं आपको डॉक्टर देवाशीष के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर देवाशीष यहाँ पर न्यूरोलॉजी के अंदर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी मैंने यहाँ पे 15 मई 2025 को ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 6.5 से 7 महीने हो गए हैं यहाँ पे। एंड ओवरऑल देखिए, सिरसा में न्यूरोलॉजी का काफ़ी बड़ा वैक्यूम है। सिरसा में कोई भी न्यूरो फिजिशियन नहीं थे, न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिस्ट है। पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर तो जो आ रहे हैं वो सर दर्द, सर्वाइकल से लेके शियाटिका की कंप्लेंट वाले आते हैं।
और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि पहले से उनको डायग्नोसिस या तो स्ट्रेस का बना हुआ है, कईयों को डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, कईयों को माइग्रेन का डायग्नोसिस बना हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब हम डिटेल में सुपर स्पेशलिटी लेवल पे उनका आकलन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो डायग्नोसिस कुछ और ही निकल के आता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बेचारा तंग होके जयपुर दिखाता है, कभी हिसार, दिल्ली, गुड़गांव, इवन कई पेशेंट्स तो मेरे पास पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं लौट के कि चलो एक बार शुरू में डॉक्टर नया नया आता है तो लोग सोचते हैं एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। एंड ईश्वर के आशीर्वाद से कहिए या लोगों के विश्वास से कहिए, सारे पेशेंट 90% हमारे पेशेंट रिटेन हुए हैं, वो ठीक हुए हैं। कारण क्या था कि वो जयपुर ठीक नहीं हुए या यहाँ पे सिरसा जैसे छोटे शहर में ठीक हो गए। देखिए प्रॉपर डायग्नोसिस बन गया उन पेशेंट का। होता क्या है, जब डायग्नोसिस ही गलत बन जाता है तो ट्रीटमेंट फिर अलग राह पे चलता है और फिर इलाज जब सही नहीं होता तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आती। तो इस ब्रांच में बहुत बड़ा आप ये कहिए वैक्यूम कहिए, क्योंकि इस चीज़ का स्पेशलिस्ट कोई था ही नहीं शहर में, तो इस बीमारी को पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वो चीज़ एक अच्छी हुई है यार। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, एक्चुअल में डिप्रेशन के केसेस ओवरऑल सिरसा में बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा एआई के चक्कर में लोग बदल जाते हैं, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती और जिसके चक्कर में कहना गई वो नशे की तरफ भी हो जाता है। तो क्या कुछ आपकी तरफ से कहना चाहेंगे? देखिए डिप्रेशन तो जैसे ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा ओवर डायग्नोस्ड डिजीज़ है और सबसे ज़्यादा अंडर डायग्नोस्ड है। आजकल जो जेन जी या जेन अल्फा जो सन 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जरा सा पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, डांट दिया, डिप्रेशन में चले गए। वो खुद आके पेशेंट हमें कई बार बताता है, डॉक्टर साहब हमें डिप्रेशन है, तो हमें उसको समझाना पड़ता है कि आपको डिप्रेशन नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का दिक्कत है। तो जो आपका सवाल है कि डिप्रेशन का इंसिडेंस ज़्यादा है, देखिए दो बातें, एक तो लोगों का टॉलरेंस लेवल कम हुआ है, तीसरी चीज़ थोड़ा सा लोग अपनी बीमारियों और सिम्टम्स के लिए अवेयर होने लगे हैं। पहले बहुत बार हम लोग सुनते थे कि फलाना बंदा अच्छे घर का था, संपन्न परिवार का था, सुसाइड कर लिया, ठीक है, कारण नहीं मिलता था क्यों करा। अब लोगों में अवेयरनेस हो गई है, आस पड़ोस के लोग बता देते हैं डिप्रेशन है। परंतु डिप्रेशन में भी ये एक्चुअली हमें खुद ये साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को मिल के डायग्नोस करना पड़ता है कि एक्चुअली में इस बंदे को डिप्रेशन की दवाई की ज़रूरत है या कुछ कुदरती या कुछ टाइम की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से उसका रिएक्शन ऐसा है। तो उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट होते हैं कि ये वाकई डिप्रेशन है या बस कुछ फेज़ है लाइफ का जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक लकवा और अदरंग के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनका आपके पास क्या इलाज है, कब आपके पास पहुँचे, पूरी डिटेल में थोड़ा बताइए। देखिए मेरे को अब तक यहाँ आके मैंने ऑलमोस्ट 3500 से 4000 पेशेंट्स को अपना परामर्श दिया है पिछले 6.5 से 7 महीने में, ठीक है। उनमें से कम 500 से 600 हमारे पास पैरालिसिस के पेशेंट थे। अधिकतर 500 में अगर आप आकलन करें तो 400 से 350 पुराने पेशेंट्स थे जो कभी आयुर्वेदिक दवाई खा रहे थे या हिसार से दवाई चल रही थी। उसमें देखिए हमारे लिए ज़्यादा रिकवरी के चांस तब होते हैं जब शुरू के 4.5 घंटे में पेशेंट आ जाते हैं। देखिए लकवा प्रमुखता 2 टाइप का है, एक में नाड़ी ब्लॉक हो जाती है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, यानी जो हार्ट अटैक का मिलता जुलता स्वरूप होता है, ब्रेन अटैक मान लीजिए। दूसरा होता है नस फट जाती है जिसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं हम लोग। देखिए ब्रेन हैमरेज के भी 70 से 80% केसेस सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, हर पेशेंट में सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती। जो दूसरा लकवा है, जो नाड़ी ब्लॉक या खून का जो नस होती है उसमें खून का प्रभाव फ्लो कम हो जाता है, उसमें अगर शुरू के 4.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पेशेंट आता है, अगर उसका लकवा इतना ज़्यादा सीवियर है और हमें लगता है वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो हम उसको खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, क्लॉट डिजोल्व करने का। मेरे पास अब तक इस तरह के 6 पेशेंट आए हैं जो 4.5 घंटे के अंतराल में आ गए और 6 के 6 ठीक होके घर गए हैं। थोड़ा रिस्क रहता है हैमरेज होने का उनमें, क्योंकि देखो आप पूरी नाड़ी खोलने का इंजेक्शन लगा रहे हो, तो ऐसे पेशेंट को अच्छे से बीपी मॉनिटर करते हो, क्योंकि लकवे के साथ बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। जितने ही पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में पहुंचते हैं, किसी का बीपी 200 प्लस आता है, किसी का 220 प्लस आता है। होता क्या है, अगर मान लो यही पेशेंट किसी अनाड़ी के हाथ में लग जाए, खून पतले का इंजेक्शन लगा दे, उधर से बीपी 200 हो रखा है, आपने ब्रेन हैमरेज और करा दिया, तो उसमें बड़ा एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि पहले बीपी कम करे, हमें टाइम भी बचाना होता है। तो टाइम इज़ ब्रेन, पुरानी कहावत है, समय ही आपका दिमाग है। एक मिनट में 20-20 लाख कोशिकाएं परमानेंट डैमेज हो जाती हैं आपकी। तो अगर पेशेंट शुरू के 4.5 घंटे में आते तो ऑलमोस्ट 90% रिकवरी है। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेशन कम होता है, आसपास गाँव का है, वो 24 घंटे के अंतराल में पहुँचते हैं। मेरे पास 24 से 48 घंटे के बाद भी पेशेंट आए हैं, वो भी ठीक हुए हैं। खून पतला करने का फिर हम छोटा इंजेक्शन और नाड़ी खोलने का लगाते हैं।
तो आप ये मानिए जो लोगों में एक मिसकंसेप्शन कहिए या भ्रांति कह लेते हैं कि हम कहते हैं लकवे का तो इलाज ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के 4 घंटे में 90% रिकवरी हो रही है, 4 से लेकर 48 घंटे तक 60 to 80% लोग अभी तक प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस रहा है रिकवर हुए हैं।